नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है जीएसएस एजुकेशन चैनल में। और आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए कक्षा 9 के बच्चों के लिए हम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला चैप्टर जिसमें है कि हमारे आसपास के पदार्थ, द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका पहला भाग आपने देखा होगा। जो पिछला वीडियो में हम लेकर आए थे उसमें हमने बताया था कि हमारे आसपास के कितने तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थ का बनावट, आकृति और आकार क्या होता है, किस प्रकार का होता है, उसके बारे में हमने बताया था। ये वीडियो उसका दूसरा भाग है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम एक आप लोगों को और जानकारी देना चाहेंगे कि हम जो भी पढ़ाते हैं तो उसमें डिफिनेशन भी आता है, परिभाषाएं भी आती हैं, उदाहरण भी आता है, बहुत सारा चीज़ आता है। तो जो ज़्यादातर हम बोर्ड पे ज़्यादा लिख करके नहीं बताते हैं, हम ज़्यादातर बोल के डिफिनेशन समझाना चाहते हैं, समझाते भी हैं। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको जो भी परिभाषा लिखना हो, जो भी डिफिनेशन आपको नोट करना, आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप उसे नोट कीजिए। हम इसलिए बोर्ड पे नहीं ज़्यादा लिखते हैं कि मतलब वो देख के लिख लेना, आप उतार लेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है आपको बेहतर ढंग से न समझ में आए। लेकिन जब आप खुद से सुनेंगे, खुद से सोचेंगे और उसको खुद से लिखने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर उसमें कर सकते हैं। और आप जब बोर्ड की परीक्षाएं भी देंगे तो आपको आंसर राइटिंग में भी ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पहला तो क्वेश्चन यही है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आप यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ देख सकते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ होती हैं उनकी एक अवस्था होती है। अवस्था मतलब कोई एक स्टेज होता है। जैसे कि लाइफ का भी, आप अपने जीवन का आप ले लीजिए, इसका भी एक स्टेज है। पहले आप बाल्यावस्था, शैशवावस्था में थे, जब माँ के पेट में थे, बाहर आए, फिर शैशवावस्था में आए, फिर बाल्यावस्था में आए, फिर किशोरावस्था में होंगे, अभी किशोरावस्था में आप हैं। उसके बाद फिर आएंगे आप युवावस्था में, जो हम लोग की एज है, मतलब 20-25 के आसपास की। उसके बाद फिर आप आएंगे प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में। ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं। उसी तरह से हर एक चीज़ की अवस्थाएं होती हैं। तो साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के फील्ड में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 होती हैं। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है गैस, द्रव, और तीसरा होता है गैस। ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। तो आज आप लोगों को इसी अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। तो पहला अवस्था क्या है? ठोस, सॉलिड। सॉलिड का मतलब आपको ठोस शब्द से ही पता चलना चाहिए कि ठोस क्या होता है। ठोस मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़, ऐसा कोई भी पदार्थ जो आप अपने आसपास देखते हैं, जिसके ऊपर अगर आप कोई बल लगाएं। देखिए, आप परिभाषा सुनिएगा। ठोस वह वस्तु है जिसके ऊपर कोई भी बाहरी बल लगा करके उसकी आकृति में परिवर्तन न किया जा सके। मतलब वो अपनी आकृति और आकार को बनाए रखती हो। जैसे इसको हम अगर पुश कर रहे हैं, इसको दबा रहे हैं, इसको बल लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये मार्कर लंबा है तो गोल हो जा रहा है। गोल तो हो नहीं जा रहा है। ये जिस आकृति में है, जिस शेप में है, वही बना रह जा रहा है। इसका मतलब ये ठोस है। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि ऐसी वस्तु जिस पे बाह्य बल लगाने से उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, उसे ठोस कहते हैं। आप दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे कि ऐसा वस्तु, ऐसा पदार्थ जिस पे बाह्य बल लगाने से उसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन न हो, उसे ठोस कहते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि बाह्य बल लगाने से अपनी अवस्था को बनाए रखते हैं। मतलब उनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, आकार को भी बनाए रखते हैं। तो आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं कोई भी चीज़, जैसे किताब हो गया, लोहे की हथौड़ी होती है, या फिर कोई भी चीज़ है आपका घर में जो खाना बनाने वाला भी बर्तन है, बहुत सारा चीज़ जो भी है वो सब ठोस अवस्था में है। आप ऐसा नहीं है कि लोटा को दबा करके, लोटा गोल है, उसको दबा करके आप जो है कि लंबा कर देंगे या खींच करके लंबा कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब वो अपनी अवस्था को, अपनी आकार को बनाए रखता है। तो उसी को हम कहते हैं ठोस। इसमें कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि रबर है, चीनी है, स्पंज है, कि ये क्या ठोस हैं कि नहीं है। क्योंकि रबर को खींचते हैं तो तब तो खिंचा जाता है, मतलब उसका आकार तो बदल गया। रबर अगर इतना बड़ा रबर है, रबर का टुकड़ा इतना बड़ा है और उसको खींचें तो इतना बड़ा हो गया, आकार तो बदल गया। तो फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो बताया था कि आकार नहीं बदलता है, लेकिन यहाँ तो आकार बदल गया, इसका मतलब रबर जो है कि ठोस नहीं है। या फिर चीनी को आप कहेंगे कि आयतन इसका आकार किस तरह से नहीं, अगर चीनी को हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, जो चीनी का टुकड़ा सारा है।
और अगर हम उसको लोटा में रखेंगे तो लोटा का ले लेगा, बर्तन में रखेंगे, किसी भी बर्तन में रखेंगे उसका आकार ले रहा है, तो इसका मतलब चीनी भी नहीं ठोस हुआ। इस तरह से स्पंज हुआ। स्पंज क्या होता है, कोई भी चीज़ जो स्पंज है उसको पुश किए वो दब गया, तो इसका मतलब यहाँ भी इसका आकार बदल गया। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब स्पंज भी ठोस नहीं है, लेकिन नहीं, आप लोगों का हम कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि ये तीनों भी ठोस ही हैं। क्यों? क्योंकि रबर जो है, रबर को आप खींचेंगे तो खींचने, जब तक आप उस पर बाह्य बल लगाए हुए हैं, खींच रहे हैं मतलब बाह्य बल लगा रहे हैं, जब तक आप उस पर बाह्य बल लगाए हुए हैं उसका अवस्था परिवर्तन रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बल हटाएंगे वो फिर अपने पुनः स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या है कि बाह्य बल जो लग रहा है उसका वो विरोध कर रहा है, बाहरी बल का विरोध कर रहा है, इसलिए वो ठोस है। ऐसा नहीं, और आप अगर उसको ज़्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन अपना अवस्था को वो परिवर्तन नहीं होने देता है, उसका विरोध करता है, और जैसे ही आप बल हटाएंगे फिर वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगा, इसलिए यह भी ठोस है। चीनी को ले लीजिए, चीनी का भी जो, चीनी को आप गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसका रूप ले लेगा। लेकिन आप ये बताइए कि क्या जो चीनी का टुकड़ा है, छोटा छोटा जो टुकड़ा है, क्या वो भी अपना शेप बदल दे रहा है? क्या वो जो छोटा छोटा चीनी का ऐसे ऐसे छोटा टुकड़ा है वो क्या ऐसा हो जा रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा है। वो जिस भी बर्तन में आप रखेंगे वो तो ऐसा ही रहेगा ना। इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो वो इतना भी बड़ा रहेगा। तो इसका मतलब जो चीनी है वो भी मेरा ठोस है। स्पंज में भी, स्पंज के केस में भी वही है। स्पंज को आप जब पुश करते हैं तो उसमें एयर रहता है। स्पंज के जो स्पंज होते हैं उसमें बीच में एयर रहता है, एयर ऑब्जर्व रहता है। जैसे ही आप उसको ऐसे पुश करेंगे एयर उसमें से बाहर निकल जाएगा, मतलब अवस्था परिवर्तन हो गया। फिर आप छोड़े, फिर उसमें एयर आ गया, मतलब वो भी क्या है? ठोस है। तो आप समझ गए होंगे कि ठोस क्या होता है। तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं इसका परिभाषा, और आप यहाँ से जितनी भी बातें हम बताएं हैं आप यहाँ से बहुत अच्छा डिफिनेशन खुद से लिख सकते हैं। कि ठोस को आप लिखेंगे कि ऐसा वस्तु जिस पे बाहरी बल लगाने से या कोई बाह्य बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन न हो, या वह अपने होने वाली अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे हम ठोस कहते हैं। ठोस वस्तुओं की आकृति और आयतन दोनों निश्चित होता है। ये आप ठोस का डिफिनेशन लिख लेंगे। दूसरा होता है लिक्विड, द्रव। अब द्रव में क्या होता है कि आप द्रव का मतलब समझ रहे होंगे कि दूध, पानी, जो भी चीज़ है जो तरल अवस्था में होता है, जो ऐसे आप छोड़ दें तो वो फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, उसे आप द्रव कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि द्रव का आकार बदलता है, आकार द्रव का बदलता है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। आप याद करिएगा, लिखिएगा, कहीं नोट करते रहिएगा कि द्रव का आकार बदलता है और आयतन हमेशा निश्चित रहता है। आयतन निश्चित रहता है और यह तरल अवस्था में रहता है। आकार कैसे बदलता है? आप ग्लास में रखेंगे तो द्रव ग्लास का रूप ले लेगा, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का रूप ले लेगा, किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसका रूप ले लेगा। इसका मतलब उसका क्या है? आकार बदल रहा है, उसका आकार बदल जा रहा है, लेकिन आयतन नहीं बदलता है। आयतन कैसे नहीं बदलता है? जैसे आप ले लीजिए एक इतना बड़ा कोई एक बर्तन ले लीजिए और आप एक इतना बड़ा बर्तन ले लीजिए, ठीक। तो आप इस पर जो है 5 ml का, इस पर भी कोई ऐसा बर्तन लीजिए जिस पे 5 ml, 10 ml, 15 ml ऐसे करके मार्क लगा हुआ हो। ये 5 ml का, ये 5 ml का, 10 ml का, ये 15 का, ये 20 का, ऐसे मार्क लगा हो। इसमें भी लगा होगा 5 ml, 10 ml, 15 ml। अगर आप इसमें 5 ml डाल रहे हैं, कोई भी लिक्विड 5 ml आप द्रव इसमें डाल रहे हैं, तो ये यहाँ तक एरिया कवर करेगा। और आप इसमें भी 5 ml ही डालिए तो ये क्या करेगा? इसको यहाँ तक कवर करेगा। यहीं तक तो 5 ml लिखा हुआ है। तो देखिए क्या हुआ कि आयतन यहाँ भी 5 ml था और आयतन यहाँ भी 5 ml है, लेकिन आकार बदल गया। आकार बदल गया ना। यहाँ पे जो था मेरा, ये थोड़ा ऐसे गोल करके बर्तन है, मान लीजिए मेरा गोल बर्तन अगर ये होता तो ये ऐसे गोल का रूप ले लिया, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा चौड़ा बर्तन है तो ये आयताकार ऐसा रूप ले लिया। आकार बदला, लेकिन आयतन यहाँ 5 ml था तो यहाँ भी 5 ml। ऐसा नहीं कि यहाँ 5 ml तो यहाँ 10 ml हो गया, या फिर यहाँ 10 ml तो यहाँ 5 ml। आयतन वही है, लेकिन उसका आकार चेंज हो गया। और तरल अवस्था में होता है, ये तो आपको पता ही है कि लिक्विड हमेशा तरल अवस्था में होता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए क्या है कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। विसरण आपको बताए थे हम पिछली क्लास में। विसरण क्या होता है कि जब दो पदार्थ स्वतः एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं, मिल जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। तो अब देखिए द्रव में क्या होता है कि ठोस को अगर मिलाया जाए, द्रव को मिलाया जाए या गैस को मिलाया जाए,
तीनों का विसरण संभव है, मतलब आसानी से हो जाता है। आप उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि अगर आप पानी ले लीजिए और पानी में आप ये बर्तन में आप पानी ले लीजिए, पानी में कोई ठोस मतलब चीनी का टुकड़ा डालेंगे तो भी वो मिल जाएगा, घुल जाएगा, पता नहीं चलेगा, मतलब विसरण संभव है ठोस का। द्रव मतलब अगर पानी में दूध डालते हैं, दूध भी तो द्रव है, तो भी मिश्रण संभव है, वो भी विसरण हो जाता है, मिल जाता है दोनों। और गैस, तो गैस भी मिलता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि पानी में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस, ये दोनों मिल करके पानी का निर्माण करते हैं। तो अगर पानी में गैस नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ को जीने के लिए, जीवन को जीने के लिए ऑक्सीजन गैस का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो जल में रहने वाले जीव हैं, अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कैसे जिएंगे। तो इसका मतलब कि गैस जो है वो पानी में भी घुलनशील है, मतलब कि पानी में, द्रव में गैस होता है, इसलिए ऑक्सीजन की अवस्था होती है द्रव में। इसलिए जो है, जो भी जीव जल में रहते हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और अपना वो जीवन को जीते हैं। तो ये भी लाइन आपको क्लियर हो गया होगा कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। देखिए तीसरी लाइन क्या है कि पदार्थ के कण अधिक स्वतंत्र होते हैं। जो द्रव अवस्था में जो पदार्थ होते हैं, ठोस की तुलना में इनके जो कण होते हैं ये अधिक स्वतंत्र होते हैं। मतलब ठोस के जो कण हैं, ये मान लीजिए कोई मेरा ठोस चीज़ है, कोई ठोस पदार्थ है, इसका जो कण है ये बहुत पास पास एक दूसरे से सटे रहते हैं, एक दूसरे से बहुत पास पास रहते हैं। इसीलिए तो इस पर आप बाहरी बल लगाकर इसका अवस्था परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए तो ये ठोस है, क्योंकि इनके आपस में जो कण हैं एक दूसरे से बहुत नज़दीक हैं, इसलिए ये ठोस है। लेकिन द्रव में क्या होता है कि द्रव में ठोस की तुलना में इनके कण ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इनके बीच में दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए ये तरल होते हैं। अब देखिए कणों के बीच में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। वही बात है अभी आपको बताएं हम कि द्रव के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान भी ज़्यादा होता है। अब देखिए, चलिए, तो आपको हमको समझ में आता है कि आपको द्रव भी समझ में आ गया होगा, ठोस भी समझ में आ गया, द्रव भी समझ में आ गया। द्रव का परिभाषा आप खुद से लिखने की कोशिश कीजिए कि द्रव क्या होता है। एक बार आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि द्रव क्या है, ऐसा पदार्थ जिसको बाहरी बल लगाने से उसका आकार तो बदलता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम द्रव कहते हैं। द्रव हमेशा तरल अवस्था में रहता है, ये दूसरी पॉइंट हो जाएगी। तीसरी पॉइंट आप लिखेंगे कि जो द्रव है उसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। चौथा पॉइंट लिखेंगे कि पदार्थ, जो द्रव पदार्थ हैं उनके कण अधिक दूर दूर होते हैं। और पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब आप तीसरी अवस्था क्या है, पदार्थों की तीसरी अवस्था है गैस। तो इसे हम कहते हैं, जिसे हम कहते हैं, आप गैस के बारे में आपने देखा होगा, आपके घर में भी गैस बनाने वाला, जो खाना बनाने वाला एलपीजी होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी से ऑटो चलती है जिसे बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो अब गैस की अवस्था क्या होती है, तो गैस में आप क्या लिखेंगे कि गैसीय अवस्था में पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनके कण अत्यधिक दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उन्हें हम गैस कहते हैं। और जो एक दूसरे से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहते हैं, फ्लो होते हैं, आसानी से फ्लो हो जाते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। तो जैसे देखिए संपीड्य, इसका यहाँ पर पॉइंट हमने लिखा है, संपीड्यता अधिक होती है। संपीड्यता मतलब होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, मतलब उसको दबा करके छोटा रूप में ले आना, उसे हम कंप्रेस कहते हैं। तो गैस में कंप्रेशन अधिक होता है। अधिक होने का कारण क्या है कि आपको हम उदाहरण के लिए उदाहरण बता दे रहे हैं कि इसे मान लीजिए कोई एक सिलेंडर है या कोई एक टंकी है, इसमें आप गैस को भर रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर इसमें संपीड्यता अधिक कैसे होती है, तो आपको हम बता रहे हैं संपीड्यता इसलिए अधिक होती है कि इनके जो कणों के बीच का जो रिक्त स्थान होता है, ये द्रव, ठोस और द्रव की तुलना में बहुत अधिक होता है। ठोस और द्रव की तुलना में गैस के कणों के बीच की दूरी अत्यधिक होती है, इसलिए जब दूरी अधिक है तो इनको ज़्यादा दबाया जा सकता है, ज़्यादा इनको पास लाया जा सकता है, ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है। इसलिए हम बोलेंगे कि गैसों में संपीड्यता अधिक होती है, कंप्रेशन अधिक होता है। इसीलिए आप एक गैस सीएनजी का नाम सुने होंगे। अभी जो है कि नया नया जो भी शहरों में, कुछ शहरों में ऐसे हैं कि ऑटो जो है अब सीएनजी से चलने लगे हैं, पेट्रोल डीजल से नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कम मात्रा में प्रदूषण करता है। तो सीएनजी से क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड मतलब वही जो है दबाया हुआ, दबा हुआ। तो इसको क्या करते हैं, एक सिलेंडर में, इतना बड़ा मेरा सिलेंडर है, इस सिलेंडर में इसको क्या करते हैं, इसको हम कंप्रेस करके भर देते हैं।
मतलब कंप्रेस करने से क्या होता है कि ज़्यादा आयतन में गैस इसमें आ जाएगा, ताकि मेरा ऑटो ज़्यादा दूर तक जा सके। हम उसको 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर तक ज़्यादा दूर तक ले जा सके, ज़्यादा क्षमता तक दूर तक जा सके, तो इसलिए इसको कंप्रेस करके भरा जाता है। दूसरी पॉइंट क्या है कि कणों की गति अनियमित एवं तीव्र होती है। तो अभी आपको बताया कि इनके कणों के बीच की जो दूरी होती है गैस के ज़्यादा होती है, मतलब इनका एक दूसरे पर कोई कमांड नहीं है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, किसी का कोई दिशा निश्चित नहीं होता है। तो ये बताया जा रहा है कि कणों की गति अनियमित होती है, कोई नियम नहीं इनका, कहीं भी जाते हैं इधर उधर, और तीव्र होती है। और इनके गैसों के जो कण होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, एक दूसरे से इधर उधर जो है बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। इसीलिए जो है किसी भी बर्तन में जैसे आप भरे होंगे, ये सिलेंडर है, इसमें गैस जो भरा रहता है, तो इनके जो गैस के कण हैं वो बहुत दूर बहुत तेज़ी से अनियमित गति करते हैं, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, तो बहुत तेज़ी से गति करते हैं। इसीलिए ये जो है बर्तन के दीवार पे जाकर टकराते हैं। ये मेरा बर्तन है, मान लीजिए ये टंकी है मेरा, ये सिलेंडर, इस पर गैस भरा हुआ है, ये जाकर के इसकी दीवार से टकराते हैं, और यहाँ दीवार पे क्या करेंगे, इसे उसे तोड़ना चाहते हैं, उसे तोड़ के बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनका गुण है, इनका क्वालिटी है कि ये खूब दूर तक जाना चाहते हैं, खूब इधर उधर गति करना चाहते हैं, तीव्र गति करते हैं। इसलिए ये बार बार उस पर जाके प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव डालते हैं। इसे बोलते हैं आप गैसीय दबाव का, आगे जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे दबाव के बारे में, तो गैसीय दाब बोलते हैं उसे, गैसीय दबाव डालते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि बर्तन की दीवारों से टकराते हैं और उस पर एक दबाव डालते हैं, गैसीय दबाव बोलते हैं जिसे। तो आप, हमें लगता है कि गैस के बारे में भी जान गए होंगे कि गैस क्या है, कि पदार्थ की ऐसी अवस्था, आप लिखेंगे डिफिनेशन में गैस की, कि पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके कणों के बीच की आपसी दूरी अधिक होती है और उनके कणों की गति अनियमित होती है, तीव्र होती है, और वो अधिक संपीड्यता रखते हैं, अधिक कंप्रेस्ड हो सकते हैं, उसे हम गैस कहते हैं। तो आप, हमें लगता है कि आपको ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में पता चल गया होगा। आप वीडियो को रिवाइज करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं जहाँ न समझ में आए, और आप कोशिश कीजिए कि खुद से इसको डिफिनेशन को लिखने की ट्राई कीजिए। खुद से लिखेंगे आप, 2 बार 4 बार लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिक डिफिनेशन याद हो जाएगा। और आप परीक्षाओं में जब जाएंगे, परीक्षा में जाएंगे, एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो आप खुद से डिफिनेशन जब लिखे रहेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, क्लिक रहेगा, आप ऑटोमेटिक आंसर अच्छा लिख सकते हैं। अब आगे की जो बातें हैं हम आपको बताएंगे कि इन अवस्थाओं पे, ठोस, द्रव, जो गैस, जो तीनों अवस्थाएं हैं पदार्थ की, इन पे और भी फिजिकल चीज़ें जो हैं, भौतिक चीज़ें, जैसे तापमान है और दबाव है, प्रेशर है, दाब है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान का भी अलग प्रभाव पड़ता होगा और दाब का भी अलग प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे।